नमस्कार दोस्तों, मैं सपना सिसोदिया आज आपके अपने YouTube चैनल एनवीएस एकेडमी पर तहे दिल से स्वागत करती हूं। अपन ने पिछले सेशन में जो है चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। सेकंड चैप्टर में अपन ने सॉल्यूशन के बारे में चर्चा की थी। किसके बारे में? सॉल्यूशन के बारे में अपन ने चर्चा की थी। तो सॉल्यूशन के बारे में अपन ने देखा था कि सॉल्यूशन कहते किसे हैं। फिर इसके बाद में अपन ने देख लिया कि सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, और लास्ट में अपन ने देखा था कि सॉल्यूशन की यूनिट कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो सॉल्यूशन की अपन ने 5 यूनिट देखी थी। कौन कौन सी थी वो 5 यूनिट? नंबर फर्स्ट पर था द्रव्यमान प्रतिशत, नंबर सेकंड पर आयतन प्रतिशत, नंबर थर्ड पर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, नंबर फोर्थ पर मोल, और नंबर फिफ्थ पर क्या था? मोल अंश। तो इस प्रकार अपन ने क्या देखी थी? सॉल्यूशन की यूनिट देखी थी। कितनी? 5 यूनिट अपन ने देखी। ठीक है, अब आज अपन स्टार्ट करेंगे नंबर सेकंड सेशन किससे संबंधित है? विलेयता वाले टॉपिक से संबंधित है। कि विलेयता वाला जो अपना टॉपिक है ये भी किससे रिलेटेड है? सॉल्यूशन से रिलेटेड है। विलेयता किसे कहते हैं? विलेयता किस किस पदार्थ में पाई जाती है? ठीक है, इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं ये अपन आज के सेशन में देखने वाले हैं। तो प्लीज़ सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। ठीक है, और यदि आपको सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक जरूर करना। तो चलो सबसे पहले देखते हैं विलेयता। विलेयता की डेफिनेशन क्या होती है, या फिर विलेयता होती क्या है? इसके लिए एक कंडीशन होती है। विलेयता की डेफिनेशन देने के लिए अपने पास 3 कंडीशन है। वो 3 कंडीशन कौन कौन सी है? पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं कि विलेयता क्या होती है। विलेयता के लिए क्या होता है? ताप और दाब निश्चित होता है। तो अपन डेफिनेशन बनाएंगे क्या? निश्चित ताप और दाब पर। ताप और दाब यहाँ पर क्या हो गए? निश्चित। निश्चित ताप दाब पर विलायक की निश्चित मात्रा में विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो तो ऐसा विलयन क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन। अपन ने पहले देखा था कि संतृप्त और असंतृप्त विलयन क्या किसे कहते हैं। उसी आधार पर अपन संतृप्त विलयन की डेफिनेशन के आधार पर ही क्या बता सकते हैं? विलेयता की डेफिनेशन अपन बाकायदे बता सकते हैं। ठीक है, तो क्या बात कर रहे थे? निश्चित ताप और दाब पर विलय की निश्चित मात्रा में विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। तो इसके लिए कंडीशन कौन कौन सी हो गई? विलेयता की डेफिनेशन के लिए अपने पास कंडीशन कौन कौन सी हो गई? नंबर फर्स्ट तो कौन सी? ताप और दाब क्या होता है? ताप और दाब निश्चित। नंबर सेकंड जो कंडीशन है वो क्या हो गई? विलय की मात्रा भी कैसी होती है? निश्चित। विलय की मात्रा भी क्या हो गई? निश्चित। अब लास्ट में क्या बच गया कि इसमें विलय की मात्रा कितनी होती है। विलेयता की डेफिनेशन में विलय की मात्रा अधिकतम होती है। ये नंबर थर्ड कंडीशन हो गई, विलेयता की मात्रा अधिकतम। ठीक है, तो अपने पास विलेयता की डेफिनेशन के लिए 3 कंडीशन बन गई है। ताप और दाब निश्चित होगा, विलय की मात्रा भी निश्चित होगी, विलय की मात्रा क्या होगी? निश्चित, और विलेयता की मात्रा क्या होगी? अधिकतम। तो ये प्रक्रिया अपने पास क्या कहलाएगी? विलेयता कहलाएगी। अब यहाँ से बोर्ड एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पुटअप किया जाता है देखते हैं। एग्जामिनर यहाँ से क्या करता है कि कई बार एक नंबर में सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है कि विलेयता को परिभाषित कीजिए या फिर विलेयता किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या बन गया? विलेयता को परिभाषित कीजिए। यहाँ से 1 नंबर का अच्छा क्वेश्चन। तो आशा है कि विलेयता की परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। विलेयता को परिभाषित कीजिए। तो विलेयता की परिभाषा याद करना है तो संतृप्त विलयन की परिभाषा याद रखो। संतृप्त विलयन की परिभाषा अगर अपने को पता है तो अपन विलेयता की परिभाषा आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन बात करेंगे किसके बारे में? विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तो कारक कौन कौन से होते हैं जो विलेयता को प्रभावित करते हैं? कारक देखने से पहले अपन बात करें कि विलेयता किन किन पदार्थों में ज्यादा पाई जाती है। अपने को पता है पदार्थ की 3 अवस्था होती है। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। अब इन तीनों पदार्थों में से किस पदार्थ में विलेयता ज्यादा पाई जाती है, किस पदार्थ में विलेयता कम पाई जाती है? तो जो द्रवित पदार्थ होते हैं, कौन से? द्रव पदार्थों में क्या होता है? विलेयता अधिक पाई जाती है। अब इन द्रव पदार्थों में विलेयता किस चीज की अधिक पाई जाती है? ठोस और गैस की विलेयता अधिक पाई जाती है। तो जो द्रव होते हैं उसमें ठोस और गैसों की विलेयता पाई जाती है। तो कारक भी अपन 2 प्रकार से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? 2 प्रकार से कि जो ठोस पदार्थ होते हैं ठोसों की द्रवों में विलेयता। ठोस पदार्थ द्रवों में कैसे विलय होते हैं? ठोसों की द्रवों में विलेयता। नंबर सेकंड क्या होगा? ठोसों की द्रवों में विलेयता। और नंबर सेकंड
गैसों की द्रव्यों में विलयता। ठोस और गैस कैसे द्रव्यों में विलय होते हैं? द्रव्यों में विलयता, ठीक है। तो अपन जैसे कारक देखने वाले हैं, कारक दो प्रकार से अपन पढ़ेंगे। ठोस कैसे विलयता को प्रभावित करते हैं, गैस पदार्थ कैसे विलयता को प्रभावित करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, या तो अगर अपने को एग्जामिनर बड़ा क्वेश्चन पूछे यहाँ से, तो 2 नंबर का क्वेश्चन तो क्या बनता है, विलयता को प्रभावित, ठोसों की द्रव्यों में विलयता को प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन भी क्या बन जाएगा, गैसों की द्रव्यों में विलयता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो ये क्या हो गया, 2-2 नंबर के बड़े क्वेश्चन बन गए। यहाँ से कितने क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं बड़े मार्क्स के? 2 क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। और मार्क्स कितने की पूछे जाते हैं? ये 2 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। या फिर 1 नंबर का मार्क्स यहाँ से पूछा जाएगा एग्जाम में, तो वो कहाँ से पूछा जाएगा कि ताप और दाब कैसे प्रभावित करते हैं, विलय और विलय की मात्रा कैसे प्रभावित करती है। तो ये सब जानने के लिए अपन पहले कारक देखेंगे कि कारक कौन कौन से कारक होते हैं वो विलयता को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ठोसों की द्रव्यों में विलयता। नंबर फर्स्ट पर क्या करेंगे, ठोसों की द्रव्यों में विलयता। ठोसों की द्रव्यों में विलयता। तो अपने को पता है कि द्रव पदार्थों में क्या होती है, विलयता ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए ठोस जो होते हैं द्रवों में आसानी से विलय होते हैं, ठीक है। अब ठोसों की विलयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे विलय और विलय की प्रकृति, कि विलय पदार्थ जो होते हैं वो कैसे द्रवों में विलयता को प्रभावित करते हैं और विलय कैसे प्रभावित करते हैं। तो मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, विलय कौन से होते हैं, जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वो क्या कहलाता है, विलायक, और जो कम मात्रा में उपस्थित होता है विलयन में वो क्या कहलाता है, विलय। तो जब अब विलय और विलायक की अपने को डेफिनेशन पता है, तो अपन इसकी प्रकृति पर ध्यान दें कि प्रकृति जो होती है वो कैसे विलयता को प्रभावित करती है। तो अपने को पता है प्रकृति में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। वो 2 प्रकार के पदार्थ कौन कौन से हैं, नंबर फर्स्ट पर ध्रुवीय पदार्थ और नंबर सेकंड पर अध्रुवीय पदार्थ। तो ध्रुवीय पदार्थ जो होते हैं किस में विलय होते हैं, ध्रुवीय पदार्थों में ही विलय होते हैं, और जो अध्रुवीय पदार्थ होते हैं वो अध्रुवीय पदार्थों में ही विलय होते हैं, ठीक है। तो अपन ने एक रूल पढ़ा है, कौन सा, सम्मान सम्मान को घोलता है। उसका मीन्स क्या है, रूल अच्छा है, क्या है, सम्मान सम्मान को घोलता है। कई बार अपन ने केमिस्ट्री में ये रूल देखा है, सम्मान सम्मान को घोलता है। अब इसका कई बच्चों को क्या होता है, मीन्स पता नहीं होता है कि कैसे सम्मान सम्मान को घोलता है। तो सम्मान क्या है यहाँ पर, ध्रुवीय पदार्थ को आपस में घोल लेते हैं, अध्रुवीय पदार्थ जो होते हैं वो अध्रुवीय पदार्थ को आपस में घोल लेते हैं। तो इसीलिए ये रूल जो होता है अपना इम्पोर्टेंट होता है। तो अपन बात कर रहे थे किसके बारे में, कारकों के बारे में। तो नंबर फर्स्ट कारक क्या हो जाएगा, विलय तथा विलय की प्रकृति। विलय तथा विलय की प्रकृति। अब विलय और विलायक जो होते हैं वो कैसे द्रव्यों में विलयता को प्रभावित करते हैं। तो जो ध्रुवीय पदार्थ होते हैं, कौन से ध्रुवीय, वो ध्रुवीय ठोस विलायकों में ही क्या होते हैं, विलयशील होते हैं, और जो अध्रुवीय पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, अध्रुवीय ठोस विलायकों में ही विलयशील होते हैं। अब यहाँ से एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में अपन देखें। तो इसके अंदर क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन जो है यहाँ पर बनता है क्या, ध्रुवीय ठोस विलय, ध्रुवीय ठोस विलय, ध्रुवीय ठोस विलायकों में ही विलयशील होते हैं। क्यों, ध्रुवीय विलायकों में आसानी से घुलनशील होते हैं, आसानी से घुलनशील होते हैं, जबकि अध्रुवीय ठोसीय विलायकों में नहीं, अध्रुवीय विलायकों में नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है 2 नंबर का क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पर क्या कई बार क्या होता है, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ध्रुवीय ठोस विलय या फिर अध्रुवीय
विलायकों की जगह क्या होता है, इनके एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं। ध्रुवीय ठोस कौन सा है, अध्रुवीय विलायक कौन सा है। एग्जाम्पल जब अपने को दे दिया जाता है तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से पुटअप कर लिया गया, ये तो अपनी बुक में क्वेश्चन है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन होता है वो एग्जाम्पल के आधार पर क्वेश्चन बनता है कि ध्रुवीय ठोस विलय का एग्जाम्पल, जैसे अपन क्या क्या होता है ध्रुवीय ठोस का एग्जाम्पल NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और जो अध्रुवीय विलायक है वो क्या है यहाँ पर H2O। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन क्या बन गया, एक तो NaCl तो क्या है ध्रुवीय ठोस विलय और H2O क्या है अध्रुवीय विलय। तो यहाँ से एक तो सिंपल क्वेश्चन पूछेगा तो एग्जामिनर पूछ लेगा कि ध्रुवीय ठोस विलय ध्रुवीय विलायकों में आसानी से घुल जाते हैं, लेकिन क्या होता है अध्रुवीय विलायकों में नहीं घुलते, क्यों। और अगर क्वेश्चन को घुमा फिरा कर एग्जामिनर को पूछना हो तो वो क्या पूछेगा, NaCl H2O में आसानी से नहीं घुलता क्यों। तो इसके लिए अपने पास क्या रूल है, सम्मान सम्मान को घोलता है। तो जो NaCl होता है तो जवाब में क्या लिखेंगे, NaCl एक ध्रुवीय ठोस विलय है। चूंकि ध्रुवीय ठोस विलय ध्रुवीय विलायकों में ही घुलनशील होते हैं, जबकि H2O जल है जो अपने पास क्या होता है अध्रुवीय विलायक होता है, इसीलिए सोडियम क्लोराइड जल में आसानी से नहीं घुलता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बात करेंगे किसके बारे में, ताप के बारे में। विलय और विलायक की प्रकृति जो होती है अपने देख ली, विलयता को कैसे प्रभावित करती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसके बारे में, ताप के बारे में। नंबर सेकंड क्या करेंगे, ताप, कि ताप जो होता है वो कैसे विलयता को प्रभावित करता है। तो अपने को पता है अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए क्या कंडीशन होती है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए क्या कंडीशन होती है। जैसी कंडीशन इनकी होती है उसी आधार पर अभिक्रिया में ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर पर प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के बारे में। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया की कंडीशन क्या है कि डेल्टा H का मान जब पॉजिटिव होता है, मतलब कितना 0 से बड़ा होता है डेल्टा H, तब अभिक्रिया कैसी होती है, ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी, तो ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में अगर अपन ताप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को अपन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विलयता भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसको अपन डायरेक्ट वे में बोले कि ताप जो होती है ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में वो प्रोपोर्शनल किसके होती है, विलयता के। तो इसको अगर अपन लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि ताप बढ़ाने पर, ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में ताप बढ़ाने पर क्या होती है, विलयता बढ़ती है। तो ऊष्माशोषी रिएक्शन अपने देख ली। इसके बाद में ऊष्माक्षेपी रिएक्शन, कि ऊष्माक्षेपी रिएक्शन में डेल्टा H का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्या, नेगेटिव। तो डेल्टा H इक्वल टू नेगेटिव। तो जब डेल्टा H का मान नेगेटिव होता है तो वो क्या होता है, 0 से कम होता है। इस कंडीशन में अभिक्रिया कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए अगर अपन टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो विलयता क्या होगी, घट जाएगी, विलयता क्या होगी, घटेगी। और जब विलयता घटेगी तो क्या होगा, अभिक्रिया आसानी से संपन्न नहीं होगी। तो जब अपन इसको अगर अपन डायरेक्ट वे में बोले तो टेम्परेचर को जब अपन बढ़ाएं तो विलयता क्या होती है, घटती है। तो टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल 1 अपॉन विलयता, ठीक है। तो ये जो दोनों चीजें हैं ये आपको याद रखनी है, कौन कौन सी, कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में टेम्परेचर पर कैसे प्रभाव पड़ता है और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं पर कैसे प्रभाव पड़ता है। ये वाली चीज आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट बात करेंगे किसके बारे में, दाब के बारे में। तो ताप का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कैसे कि अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में क्या होता है, डेल्टा H का मान पॉजिटिव होता है, और जब डेल्टा H का मान पॉजिटिव आता है तो 0 से बड़ा होता है डेल्टा H। और जैसे ही अपन इन अभिक्रियाओं में टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो विलयता क्या होती है, बढ़ती है। और विलयता कैसे बढ़ती है, इसके लिए अपन अगर शॉर्ट वे में बात करेंगे तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज विलयता, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्या, डेल्टा H जब नेगेटिव हो तो रिएक्शन कैसी होगी, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी रिएक्शन के लिए क्या होता है, डेल्टा H का मान 0 से कम होता है। इस कंडीशन में अगर अपन टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सोलिविटी क्या होगी, डाउन होगी। और जैसे ही सोलिविटी डाउन होगी
वैसे ही अपन 1/प्रोपोर्शनल के सोलिविटी को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई अपनी टेम्परेचर का प्रभाव। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, ठोसों की द्रव्य में विलेयता को ताप द्वारा प्रभावित कैसे किया जाता है समझाइए। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से अच्छा बनता है। ठीक है, तो टेम्परेचर की बात करें तो आपको अच्छे से समझ में आ गए। नेक्स्ट क्या, दाब। 3rd नंबर पर क्या आता है, दाब, कि दाब जो होता है वो विलेयता को कैसे प्रभावित करता है। क्योंकि दाब का प्रभाव क्या होता है, गैसों पर नगण्य होता है, इसीलिए जो कारक है दाब का कारक वो नगण्य होता है, इसीलिए दाब जो होता है विलेयता को प्रभावित नहीं करता। कि किस पदार्थ की किस अवस्था में, गैस अवस्था में। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे किसके बारे में, यहाँ से ताप और दाब दोनों का प्रभाव भी एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, जैसे अपन ने ठोसों की द्रव्यों में विलेयता देखी, वैसे ही अपन अब किसके बारे में देखेंगे, गैसों की द्रव्यों में विलेयता, कि जो गैस होती है वो कैसे विलय होती है। नंबर 2 क्या है, गैसों की द्रव्यों में विलेयता। इसको भी कारक वो ही प्रभावित करते हैं जो किसको कर रहे थे, ठोसों की द्रव्यों में विलेयता को। जैसे ही अपन विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करते हैं तो वहां पर अपने पास एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, वो किससे रिलेटेड होता है, अवशोषण गुणांक से। अवशोषण गुणांक, ये कई बार अपनी बोर्ड एग्जाम में इसकी डेफिनेशन कई बार पूछ ली जाती है कि अवशोषण गुणांक होता है वो क्या होता है। अवशोषण गुणांक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या, अवशोषण गुणांक, क्योंकि अपनी जो बोर्ड एग्जाम है उसके लगभग पिछले 5 साल के अगर पेपर अपन उठाकर देखें तो उनमें मिनिमम 3 या 4 बार जो है अवशोषण गुणांक की डेफिनेशन पूछ ली गई है। चूंकि ये बुक में जो है एक डार्क लाइन में लिखी गई है, इसीलिए ये जो डेफिनेशन है वो इम्पोर्टेंट मानी जाती है। तो अवशोषण गुणांक की डेफिनेशन क्या होती है, किसी गैस का सेमी क्यूब या ml में वह आयतन, किसमें, सेमी क्यूब या ml में वह आयतन जो जल के 1 सेमी क्यूब या ml में उपस्थित हो, क्या कहलाता है, उपस्थित हो या फिर खुला हो, क्या कहलाता है, अवशोषण गुणांक कहलाता है। ठीक है, तो अवशोषण गुणांक की डेफिनेशन फिर से सुनना, किसी गैस का सेमी क्यूब या ml में वह आयतन जो जल के 1 सेमी क्यूब या ml आयतन में घुला हो, क्या कहलाता है, अवशोषण गुणांक कहलाता है। तो जो द्रव्यों में विलेयता को प्रभावित करती है गैस, तो वहां पर जैसे अपन ने देखा था विलय और विलाय की प्रकृति, उसी प्रकार इसमें अपन देखेंगे क्या, इसमें अपन देखेंगे गैस की प्रकृति, कि गैस जो होती है वो कैसे विलेयता को प्रभावित करती है। वे गैसें जो विलायकों से क्रिया करती है आसानी से विलयशील होती है, कैसे होती है, उनकी विलेयता भी क्या होती है, अधिक होती है। कौन सी गैसों की, जो विलायकों से आसानी से क्रिया कर लेती हैं उनकी विलेयता अधिक होती है। अब ऐसी गैसें कौन कौन सी है, एक तो है अमोनिया, एक हाइड्रोजन क्लोराइड और एक सल्फर डाइऑक्साइड। तो जब जल की क्रिया अमोनिया से होती है, किससे, अमोनिया से, तो क्या बनता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जल की क्रिया किससे, अमोनिया से होती है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। जैसे ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है वैसे ही क्या होता है, विलेयता अधिक होती है। तो क्या है, गैस की प्रकृति कैसे निर्भर करती है विलेयता पर, कि जो गैसें विलायकों से आसानी से क्रिया कर लेती हैं उनकी विलेयता अधिक होती है। अब कौन सी गैसें विलायकों से आसानी से क्रिया करती हैं, कौन सी गैसें विलायकों से क्रिया नहीं करती, इसके लिए अपने पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि गैसों को विलेयता के क्रम में लिखिए। 4-5 गैसों के एग्जाम्पल एग्जामिनर अपने को देता है पेपर में, फिर उन जो गैसें दी जाती हैं उन गैसों को अपने को ग्रेटर देन या फिर लेस देन में लिखना होता है। आंसर अपने पास ईजी होता है, लेकिन बस जरूरत है किसकी, कि पहचानना आना चाहिए कि कौन सी गैसें विलायक से क्रिया करती हैं और कौन सी गैसें विलायक से क्रिया नहीं करती। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ पर 4-5 एग्जाम्पल अपने को दे दिए जाएंगे, उनका जो विलेयता का क्रम है वो अपने को पूछ लिया जाएगा। तो एग्जाम्पल में कौन कौन सी गैसें दी जाती है, सामान्यतः अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, H2S, CO2, C2H2, O2
और N2। तो ये जो एग्जाम्पल है ये अपने को क्या होता है, पेपर में दिए हुए होते हैं। मैंने जो ये एग्जाम्पल है वो घटते क्रम में लिखे हैं। ये एग्जामिनर किसी भी क्रम में पूछ सकता है, बढ़ते क्रम या फिर घटते क्रम, दोनों क्रम में ये पूछ सकता है। तो मैंने जो ये एग्जाम्पल लिखे हैं वो घटते क्रम में लिखे हैं, गैसों के अवशोषण गुणांक के। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले किसके अवशोषण गुणांक ज्यादा होता है? अमोनिया का अवशोषण गुणांक सबसे ज्यादा होता है और N2 का अवशोषण गुणांक कम होता है। ये क्या है? अवशोषण गुणांक का घटता क्रम, अवशोषण गुणांक का घटता क्रम। ठीक है, तो यहां से ये क्वेश्चन अच्छा बनता है, किसके? क्रम का पूछ लिया जाता है, अवशोषण गुणांक के क्रम का। इसके बाद में नंबर सेकंड क्या आता है? विलायक की प्रकृति। जैसे अपने ठोसों में देखा था कि कैसे ठोस पदार्थ प्रभावित करते हैं किसको? विलय और विलय और विलाय की प्रकृति कैसे विलयता पर निर्भर करती है, वैसे ही विलाय की प्रकृति किस पर भी निर्भर करती है? गैसों की विलयता पर भी निर्भर करती है। कैसे करती है? कि ध्रुवीय गैसीय विलय होते हैं वो ध्रुवीय गैसीय विलय किसमें होते हैं? ध्रुवीय विलायकों में ही विलयशील होते हैं। और अध्रुवीय गैसीय विलय वो किस में होते हैं? अध्रुवीय विलायकों में ही विलयशील होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड कौन सा आ गया? ताप का प्रभाव। तो जैसे ही अपन टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ताप को बढ़ाने पर क्या होती है? विलयता क्या होती है? घटती है। ठीक है, और जो नंबर फोर्थ क्या बच गया? दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव देखने के लिए अपने को एक नियम देखना पड़ता है। वो नियम क्या है? हेनरी का नियम। इंपोर्टेंट है हेनरी का नियम, दाब के प्रभाव से रिलेटेड होता है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या कहता है? द्रव पदार्थों में गैस की विलयता की मात्रा, किसकी? गैस की विलयता की मात्रा किसके बराबर होती है? दाब के प्रोपोर्शनल होती है। ये जो है ये क्या है? हेनरी नियम। यहां पर के क्या है? एक समानुपाती स्थिरांक, पी क्या है? दाब, और एम क्या है? गैस की विलयता की मात्रा। तो हेनरी नियम क्या कहता है? गैस की विलयता की मात्रा गैस के दाब के समानुपाती होती है। मतलब जैसे जैसे अपन दाब बढ़ाएंगे वैसे वैसे गैस की विलयता की मात्रा भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। ये क्या कहलाता है? हेनरी नियम। हेनरी नियम इंपोर्टेंट है, यहाँ से भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो जो आज का अपना सेशन था वो यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।